एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस छोटे से वीडियो में आपके साथ क्विक रिवीजन में डिस्कस कर रहा हूं, द स्टेप ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप आप जानते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, काम की चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, और तीसरा एक और स्टेप है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसीलिए हम ये कहते हैं कि यूरिन में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक जो फिल्टर हो और रीएब्जॉर्ब ना हो, और दूसरी जो सिक्रीट हो और रीएब्जॉर्ब ना हो। सो इस तरह से हम समझते हैं कि इस तरह से यूरिन बनता है, और इसमें आज हम ये पहला स्टेप देख रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल के बारे में आप सब जानते हैं। आप आफरेंट आर्टीरियोल के बारे में जानते हैं। आफरेंट आर्टीरियोल वो ब्लड वेसल है जो ब्लड लेकर के आ रही है इस कप शेप डिप्रेशन में, और आकर के ब्रेक कर जाती है इनटू अ पैरेलल कैपिलरी नेटवर्क, और इस पैरेलल कैपिलरी नेटवर्क को आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उसके बाद में बाकी बॉडी में बाकी जगहों से अजीब एक चीज यहां पर होती है कि नॉर्मली तो आर्टीरियोल जब कैपिलरीज में टूटती है तो कैपिलरीज जुड़ के वेन्यूल्स बनाती हैं, लेकिन यहां पर एक और आर्टीरियोल बनती है जिसे आप इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये बेसिक एनाटमी आपको आती है। और एक बात और आपको याद दिला दूं कि आफरेंट आर्टीरियोल की वॉल ज्यादा थिक है इफरेंट आर्टीरियोल से, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और हम ये कह रहे हैं कि यहां से जो प्लाज्मा के कुछ कंपोनेंट्स फिल्टर होकर के कहां पर आएंगे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आएंगे, और उसको आप ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहेंगे। ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट। सो देखिए, जो प्रोसेस होगा उसे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे, और जो फिल्टर होकर के फ्लूइड आएगी बोमेंस कैप्सूल के अंदर, इसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पता है कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला करके मालपीजियन बॉडी कहा जाता है, और आप जानते हैं कि ये वो जगह है विच इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो जैसे हमारा मेटानेफ्रिक किडनी है उसमें ये मालपीजियन बॉडी इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बड़ी सिंपल सी बात है कि ब्लड जो यहां पर आ रहा है उसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं जो बॉडी से एलिमिनेट करनी है, और इस एलिमिनेशन को आप एक्सक्रीशन कह रहे हैं। ये काम किडनी कर रही है, और किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन का ये पार्ट बोमेंस कैप्सूल है, और ये वास्कुलर सिस्टम का पार्ट है। यहां से चीज फिल्टर होकर के यहां पर आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए, मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अल्ट्रा अल्ट्रा, केवल फिल्ट्रेशन नहीं कह रहा हूं। और आपकी एनसीईआरटी भी बाद में बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ में जाके पेज को देखिए, बता रही है कि क्यों इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरी चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो बोमेंस कैप्सूल की जो इनर लाइनिंग है, देखिए ये आउटर लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग है बोमेंस कैप्सूल की। इसमें जो सेल्स हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल्स हैं जिनको आप पोडोसाइट कहते हैं। सो पोडोसाइट मतलब फुट लाइक प्रोसेसेस हैं उनके। आप देख रहे हैं पैर जैसी शेप बन रही है, और इनके बीच में कुछ फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं। सो इन जगह को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और हम ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज कोई भी ऐसी चीज जो ब्लड में प्रेजेंट है जिसका साइज इस फिल्ट्रेशन स्लिट से बड़ा है, वो फिल्टर नॉर्मली नहीं हो पाएगा। तब हो सकता है जब इन्फ्लेमेशन हो, फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज बड़ा हो जाए, कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाए, तब जाकर के वो हो सकता है कि फिल्ट्रेट में आ जाए। लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कोई भी चीज जो कि जिसका साइज इस फिल्ट्रेशन स्लिट से बड़ा है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। सो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। अब थोड़ा सा डायनामिक्स देखते हैं इसका। सो देखिए, यहां पर यह समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर वो कौन से फोर्सेस हैं जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। What causes the filtration to happen at the Malpighian body? So Malpighian body में वो कौन कौन से forces हैं that lead to the filtration? देखिए, पहली चीज बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो आफरेंट आर्टीरियोल जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगी जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के ऊपर, वो फेवर करेगा फिल्ट्रेशन को। जितना ज्यादा ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना आसानी से फिल्ट्रेशन हो सकता है। सो पहला जो फैक्टर मुझे समझ में आ गया, ये फैक्टर जो फेवर करता है फिल्ट्रेशन को, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको फेवर करेगा। दूसरी चीज एक देखिए कि
कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि इसके अगेंस्ट होंगी, जो कि इसको प्रिवेंट करेंगी फिल्ट्रेशन को। और हम जानते हैं ब्लड के अंदर कोलॉइड होता है, और कोलॉइड एक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। याद कीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम, एल्बुमिन का फंक्शन। सो एल्बुमिन एक्ट्स एज द कोलॉइड, इट कीप्स द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल, बाहर नहीं निकलने देता फ्लूइड को। तो यहां पर भी जो अगेंस्ट में प्रेशर होगा वो ब्लड के अंदर एक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है जो इसको प्रिवेंट करेगा, और दूसरा कैप्सूल का जो प्रेशर होगा जो कि अपोज करेगा किसको, फिल्ट्रेशन को। सो दूसरा प्रेशर जो है वो कैप्सूलर प्रेशर है। सो हमने ये देखा कि फेवर में एक प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगेंस्ट में दो प्रेशर है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूलर प्रेशर। नाउ इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ सम ऑफ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूलर प्रेशर के, कैप्सूलर प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो अगेंस्ट में है, इन दोनों को प्लस कीजिए। अगर इन दोनों की वैल्यू से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ तभी फिल्ट्रेशन होगा, नहीं तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अब आप एक और बात समझ लीजिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा अगर ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी आदमी को चोट लगता है, उसकी 1 लीटर ब्लड बह गया, तो होगा क्या, आफ्रेंट आर्टीरियोल में जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और आप देखते हैं बड़ी आसानी से कि फिर यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीवियर डिहाइड्रेशन में भी यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रैशनल ऑफ इट कि क्यों इस तरह की चीजों में, क्यों पीडियाट्रिशियन अगर किसी बच्चे को उल्टी दस्त लगे हुए हैं तो मदर से ये पूछता है कि इसने यूरिन नॉर्मली पास किया है कि नहीं किया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। सो देखिए, अगर हम ये कहें कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से मैं माइनस कर दूं इन दोनों के सम को, तो आप समझ सकते हैं मुझे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मिल जाएगा। सो ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। नाउ लेट अस लुक एट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज इन द ह्यूमन किडनी। सो हम ये देखेंगे कि दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली 60 mmHg, द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज 32 एंड कैप्सुलर प्रेशर इज 18 mmHg. So this thing comes to say for example 50, and if you subtract 50 from 60, obviously this would be 10 mmHg. So net filtration pressure human beings में कितना expected है? Net filtration pressure in human kidney is expected to be 10 mmHg. So मुझे उम्मीद है ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके अलावा देखिए, इस कैलकुलेशन के अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहां पर। सो मैं यहां पर कुछ कैलकुलेटिव एस्पेक्ट्स बता रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किसे कहते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको यह बता रहा हूं कि the amount of glomerular ultrafiltrate formed by all the nephrons of both the kidneys per minute. So देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जितना अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनता है सारे नेफ्रॉन्स का मिलाकर के दोनों किडनी में पर मिनट, इसे आप कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको आपने कितना कहा, ग्लोमेरुलर, क्या कहा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगेन आई एम सेइंग द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज पर मिनट, दिस वुड बी कॉल्ड एज जीएफआर। और आप सबको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। अब देखिए एक और चीज कैलकुलेट कर रहा हूं। मान लीजिए किसी आदमी का कार्डियक आउटपुट 6 लीटर है और करीब 20% किडनी को मिलता है। सो इसका मतलब 1200 ml ब्लड किडनी में गया, दिमाग लगाते जाइए, और इस 1200 ml का 55% प्लाज्मा है। मैं क्यों प्लाज्मा को कैलकुलेट कर रहा हूं अभी बता रहा हूं। इस चीज को आगे कैलकुलेट करने से पहले देखिए एक और कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा इधर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो फ्लूइड फिल्टर होकर के आई है इसका नेचर कैसा है, वो क्या चीज है जो फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में आई है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एंट्रेंस, द कंसेप्ट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज द नेचर ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट। क्या चीज है इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट में। जैसा हमने कहा था कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स यहां पर जो है वो लिमिटिंग चीज होगी, उससे बड़ी चीज फिल्टर नहीं हो सकती। तो देखिए ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड है, सो ब्लड में से पहले तो सेल्स को निकाल दीजिए, सेल्स बिल्कुल भी फिल्टर नहीं हो सकते। तो ब्लड में से जैसे ही आपने सेल निकाल दिया तो आपके पास आ गया प्लाज्मा। अब आप इस प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन्स को बाहर निकाल दीजिए। सो यू रिमूव व्हाट,
प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स बिल्कुल भी क्या नहीं हो पाते, फिल्टर नहीं हो पाते। 12वीं के बच्चे को यह समझना चाहिए। देखिए सबसे छोटा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो बेसिकली एल्बुमिन है, मॉलिक्यूलर वेट 69,000 है। वो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि बायोलॉजी में हर चीज में थोड़ा बहुत ये वो फलाना ढिमकाना सारी चीजें आ जाती हैं सामने। और लेकिन आप एक नीट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन 12 है, तो 12वीं क्लास है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं होता, एल्बुमिन भी नहीं होता, एल्बुमिन भी नहीं होता। तो क्या चीज नहीं होती, प्रोटीन क्या नहीं होता, फिल्टर नहीं होता। तो आपने प्लाज्मा में से क्या बाहर निकाल दिया, प्लाज्मा प्रोटीन। सो ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेट है इसको मैं डेरिवेटिव ऑफ प्लाज्मा कह रहा हूं। सो दैट मींस दिस अल्ट्राफिल्ट्रेट इज प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में आप जानते हैं, 3 मेजर प्रोटीन्स के बारे में। एल्बुमिन मैंने आपको बताया सबसे छोटा है, जब वो ही नहीं होता तो ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, बाकी प्रोटीन्स का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द नेचर ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेट। अब देखिए मैंने यहां पर किसी और चीज की बात नहीं करी है। मैंने ये कहा है कि जो अल्ट्राफिल्ट्रेट है बिल्कुल प्लाज्मा जैसा है, और इसमें से करीब करीब क्या निकाल दीजिए, केवल प्रोटीन्स निकाल दीजिए। अदरवाइज जो मिनरल कंपोजिशन है, बाकी सारी चीजें, ग्लूकोज है, यूरिया है, उसकी कंसंट्रेशन अल्ट्राफिल्ट्रेट में वही होगी जो प्लाज्मा में होगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतना फाइन प्रोसेस होता है ये फिल्ट्रेशन का कि करीब करीब सारी चीजें फिल्टर हो जाती है, केवल किसको छोड़ दीजिए, प्लाज्मा में से प्रोटीन के। एंड बिकॉज इट इज सच अ फाइन प्रोसेस, देयरफॉर योर एनसीईआरटी कंक्लूड्स दैट दिस प्रोसेस शुड नॉट बी called as merely as an filtration, but it should actually be called as an ultrafiltration. So हमें ये समझ में आ गया कि इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। इतना फाइन प्रोसेस है कि प्लाज्मा करीब करीब वैसी की वैसी ही फिल्टर हो जाती है सिवाय प्रोटीन्स को छोड़ करके। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्योंकि ये अल्ट्राफिल्ट्रेट प्लाज्मा का है, इसीलिए मैं प्लाज्मा यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस वुड बी रीनल ब्लड फ्लो। बड़े ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। मेरे से रीनल ब्लड फ्लो नहीं, मैं रीनल ब्लड फ्लो नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट कर रहा हूं। मुझे कार्डिक आउटपुट दिया था 20% ब्लड जाता है किडनी में, लेकिन इसका 55% प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा का फिल्ट्रेट ये ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट है। और ये जो ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट है इसकी फॉर्मेशन का रेट ये है 125 ml पर मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 55% वुड बी 660 ml। कितना होगा, 660 ml। तो ये जो 125 ml है ये 660 ml में से बना है। सो ये 660 ml में से बना है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब 19% आता है। और इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। इसको हम कह रहे हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का क्वेश्चन भी हमें समझ में आना चाहिए कि अगर किसी चीज को अगर आपने केवल फिल्ट्रेशन से एक्सक्रीट करना है बॉडी से, तो किडनी में ब्लड को कितनी बार जाना पड़ेगा। अगर एक बारी में जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो कितना है, 19% है। सो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अल्ट्राफिल्ट्रेशन देखिए, किसी भी वजह से अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ब्लड फ्लो बढ़ा देता हूं, ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि जीएफआर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए मैं इफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट कर देता हूं, दिमाग लगाइए, मैं इफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट कर देता हूं, तो ब्लड जो आया है किसमें, ग्लोमेरुलस में, बिना रेजिस्टेंस के आगे चला जाएगा, तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। हां, अगर मैं इफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता हूं तो बैक प्रेशर बढ़ेगा, बैक प्रेशर की वजह से यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि आफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट कर दिया, इफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, बताइए जीएफआर पे क्या असर आएगा। दोनों को डायलेट कर दिया, बताइए क्या असर आएगा। दोनों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, एक को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, एक को डायलेट कर दिया। इस तरह से आपको यह सोचना पड़ेगा कि किस तरह से जीएफआर पर असर आएगा। बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, चोट लग गई, ब्लड बह गया, तब जीएफआर पर क्या असर आएगा। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट यहां पर बना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्योंकि प्रोटीन फिल्टर ही नहीं होता, तो इसीलिए अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है, अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो इट विल ऑलवेज बी एबनॉर्मल। वो एबनॉर्मल होगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी कि क्यों हो रहा है। क्योंकि यहां पर ही हमने
हमने खत्म कर दिया कि प्रोटीन क्या नहीं हो रहा है, शाबाश, फिल्टर ही नहीं हो रहा है। अब आप समझ गए कि ये जो फिल्ट्रेट है ये ट्यूब्यूल के थ्रू जाएगा लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर वो यूरिन बनेगा कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के। रास्ते में आप सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करेंगे, काम की चीजों को रीएब्जॉर्ब कर देंगे, जिसे रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगे वो यूरिन में पास हो जाएगा। सो यूरिन में जो एक तरह की चीज आएगी वो होंगी जो फिल्टर हुई और रास्ते में रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाई। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपके साथ किया क्विक रिवीजन में, अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द नीट एंट्रेंस। थैंक यू सो मच। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।